So, hi everyone, welcome to the Pridox Expression. Today we have the रुशिता मैडम जो हमें बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन करते हैं. गर्भ संस्कार का नॉलेज बहुत अच्छा है. शी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो वेलकम रुशिता मैडम. थैंक यू. कैसे हो आप? बस एकदम मस्त. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि गर्भ संस्कार है क्या और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गर्भ संस्कार. गर्भ संस्कार में दो शब्द है. एक तो है गर्भ प्लस संस्कार, यानी कि दो शब्दों से बनता है गर्भ संस्कार. गर्भ की बात करें तो माता का वुम्ब यानी कि माता का गर्भाशय जहाँ पर बच्चा पलता है, बड़ा होता है. संस्कार यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर जो संस्कार किए जाते हैं उसे गर्भ संस्कार कहा जाता है. सामान्य भाषा में अगर हम इस उदाहरण को समझें तो जैसे कि कच्चा दूध है, उसमें छाछ की 2 बूंदे डालते हैं तो क्या बन जाता है? कड़ बन जाता है, दही बन जाता है. तो ये संस्कार का परिणाम है. जो बूंदे डाली ये संस्कार किया हमने, और संस्कार का परिणाम क्या आया? ये दही बनकर आया. दही को हम मिक्सर से मिक्स करते हैं या ब्लेंड करते हैं तो क्या बन जाता है? छाछ बन जाती है और ऊपर मक्खन उभर कर आता है. तो ये संस्कार के परिणाम हुए. उन मक्खन को चूल्हे पर तपाने का संस्कार करने से वहां से घी बनता है. तो ये संस्कार के परिणाम हुए. ऐसे ही उन घी में से अलग अलग संस्कार करके हम अलग अलग मेवा या पकवान बना सकते हैं, और छाछ से कढ़ी बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं. तो ये संस्कार के परिणाम है. वैसे ही जो बच्चा अपने कर्म के बंधन को छोड़कर या कर्म के बंधन को निभाने के लिए, ऋणानुबंध को निभाने के लिए, जो बच्चा न जाने कितने जन्मों या फिर आने वाले जन्म के बाकी रह गए कर्मों को निभाने के लिए वुम्ब में आया है, उन पर माता द्वारा, पिता द्वारा या आसपास के परिवार के लोगों द्वारा या समाज के द्वारा जो संस्कार किए जाते हैं उसे गर्भ संस्कार कहा जाता है. ओके, सो मुझे अब मतलब ये जानना है कि गर्भ संस्कार आजकल मतलब बहुत सारे कपल्स दे आर फॉलोइंग द गर्भ संस्कार की क्लासेस, बुक रीड कर रहे हैं. तो इतना ट्रेंड में क्यों मतलब हो आ गया है? क्योंकि हमारी बात करें, हमारे पेरेंट्स, हमारे नानी, हमारे मम्मी, वो सब लोगों ने गर्भ संस्कार किया ही नहीं था. सो अभी इतना ज्यादा कपल्स क्यों फॉलो कर रहे हैं? सीधी बात है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं किया था. एक्चुअली उस समय पे कोई ऐसा फॉर्मेट नाम नहीं दिया था. इनडायरेक्टली तो उन्होंने गर्भ संस्कार किया हुआ ही है. गर्भ संस्कार ऐसा कोई रूल नहीं है या नियम नहीं है कि आजकल ट्रेंड में आया हुआ है. जब से मानव जीवन की रचना हुई है तब से गर्भ संस्कार आते हैं, मतलब हुआ है. कैसे, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप बोल रहे हैं कि आपने ही बोला कि दादी नानी ने तो नहीं किया, फिर भी हम अच्छे आए. लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने किया ही नहीं है, सिर्फ नाम नहीं दिया था कि ये गर्भ संस्कार है. जैसे कि दादी नानी की बात करें तो वो पहले के समय में कितने बजे उठते थे, आप ही बताए? ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे. 4 से 6 बजे के बीच में. जब कोई इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उनका शरीर ऑटोमेटिकली फ्रेश रहता है, निरोगी रहता है, तंदुरुस्त रहता है. आजकल हम कितने बजे उठते हैं? 7 बजे, 8 बजे. तो आधे लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं. हवा फ्रेश मिलती थी पहले. अभी हमें हमारे घर में भी हम सेफ नहीं, एयर प्योरीफायर मतलब रखना पड़ता है, तब जाके हमें शुद्ध हवा मिलती है. तो पहले के समय की बात करें तो हवा शुद्ध थी, जिनके कारण उनका बॉडी प्योरीफाई रहता था. और पहले के ज़माने की बात करें तो सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे और संयुक्त परिवार में रहते थे. तो जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन ऐसा अन्न. तो सब लोगों के विचार एक दूसरे से मिलते हैं, और ये दिस इज अ प्योर साइंटिफिक. जैसा हम खाना खाते हैं वैसे हमारे विचार बन जाते हैं. इन पर रिसर्च भी हुआ है, राइट. तो खाना सब साथ में खाते थे तो ये संस्कार हुए. और आजकल हम इसको डाइट बोलते हैं, सिर्फ नाम बदला है. पहले के समय में घर का ही खाना सब लोग खाते थे. रेस्टोरेंट, जंक फूड, फास्ट फूड कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था. रेस्टोरेंट भी नहीं थी. जंक फूड, फास्ट फूड तो किसी ने पिज्ज़ा बर्गर का नाम भी नहीं सुना था. घर पे ही बना फ्रेश वेजिटेबल्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, घर पे ही बना सब खाते थे, जिनके कारण डाइट तो उसकी ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाती थी. और आजकल हमें इन जनरेशन को बताना पड़ता है कि क्या अच्छा खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है. इसीलिए आज ये शब्द बदल गए. और पहले के समय की आप बात कर रहे हैं तो पहले के समय में सब लोग अर्ली उठकर अपने खेतों में काम करने के लिए जाते थे. तो तब एक्टिवा नहीं थी, तब फोर व्हीलर नहीं थी, चल के जाते थे. तो एक्सरसाइज हो गई, वॉकिंग की एक्सरसाइज हो गई. कपड़े हाथ से धोते थे, बर्तन हाथ से धोते थे.
जिनके कारण उठना बैठना ज़्यादा होता था, तो इनडायरेक्टली योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई। पहले के समय में किसी को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी क्या था वो पता भी नहीं था, क्योंकि संयुक्त परिवार था तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं था, काम भी डिवाइड हो जाता था। आज की जनरेशन की बात करें तो हमारे इंडिया की बात करें तो हर 5 घर में से एक डिप्रेशन वाला केस मिलता है। तो पहले के समय की ये बात है, खास बात है कि इनडायरेक्टली गर्भ संस्कार हो जाता था। पहले दादी नानी सब कोई, घर में कोई माँ होती थी गर्भवती माँ, तो उसे वो कहा करती थी कि बेटा ये बुक रीड कर, तुझे ऐसे आचार विचार और संयम रखना चाहिए और ऐसे अपनी गर्भावस्था पसार करना चाहिए। और आजकल हम जैसे आ गए हैं बताने के लिए, क्योंकि सभी लोग अपने बिजनेस के कारण, स्टडीज के कारण अपना घर छोड़ रहे, बाहर जा रहे, और कोई किसी को कहने के लिए भी तैयार नहीं और किसी को सुनने के लिए भी तैयार नहीं। आज की जेन जी की बात करें तो इसलिए हमारे जैसे आए कि उनको समझाने के लिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना है, कैसे वर्तन करना है, कैसे पारिवारिक संबंधों को निभाना है। और आजकल देखें कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इतना बढ़ गया है कि उसको शांत करने के लिए हम ऐसे एक्टिविटीज सारी कराते हैं जिसको नाम दे दिया गर्भ संस्कार। लेकिन ये सब पहले के ज़माने में होता ही था, लेकिन इनडायरेक्टली होता था, ऑटोमेटिक नेचुरली होता था, और आज उसे एक रूप दी गया, एक रूपरेखा दी गई। ओके, सो आजकल मैंने बहुत नोटिस किया है कि कपल्स में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब ऐसा तो क्या चेंज हो गया है, मतलब अगले टाइम और अभी के टाइम में ऐसा तो क्या डिफरेंस आ गया है कि बहुत ज़्यादा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है? हर एक 5 कपल में से आप देखोगे तो कोई एक कपल को तो ऐसा है ही कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। रिपोर्ट्स एवरीथिंग अगर नॉर्मल है फिर भी, सो क्या रीज़न हो सकता है? डेफिनेटली हमारे क्लास में भी ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जो कई बार बहुत ही डिप्रेस फील करते हैं कि कंसीव नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका मेन रीज़न तो एक तो ये है कि पहले के समय की आप बात करें तो पहले के समय में हमने कभी भी IVF सेंटर या टेस्ट ट्यूब सेंटर कभी देखे थे क्या? आज से 25 साल पहले की बात करें, कहीं पे भी नहीं थे। आज हम देखेंगे कि हर एक सोसाइटी में एक IVF सेंटर होता है, अगर मेगा सिटी है या मेट्रो सिटी है तो, राइट। तो इसका रीज़न क्या है कि पहले के समय में हमारी मम्मी की बात करें, हमारी दादी नानी की बात करें, तो उसकी शादी सही उम्र में हो जाती थी। सही उम्र में शादी होने के कारण सही उम्र में गर्भाधान हो जाता था। आजकल के लड़का लड़कियों ने या कहे कि दंपतियों ने कि कुदरत के नियमों को हाथ में लेके रखा है कि अभी हम बच्चा नहीं चाहिए, 5 साल बाद प्लान करेंगे, 3 साल बाद प्लान करेंगे, जिसके कारण ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आप जैसे शब्द बोलते हैं ऐसा होने लगता है कि अभी नहीं चाहिए, और जब आप उसे इन्वाइट करोगे तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, राइट। तो पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, बच्चे नेचुरली होते थे। इनका एक मेन रीजन ये था कि सही उम्र में शादी और सही उम्र में गर्भाधान होता था। आयुर्वेदा की बात करें तो शादी की और बच्चे करने की जो उम्र होती है वो 25 साल से पहले बच्चे करने की उम्र होती है, और आजकल के बच्चे की शादी ही 25 साल के बाद होती है, जिनके कारण अभी हम साइंटिफिकली देखें तो आफ्टर 28 ईयर्स जो बीच की क्वालिटी है वो डाउन होने लगती है। और ज़्यादातर जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है, जिनके मतलब रिपोर्ट्स बहुत ही कम होते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन राक्षस जैसे रोग आ गए हैं जिसको जो दिखाई नहीं देता लेकिन हम पर हावी हो जाता है, राइट, जिनके कारण बच्चा कंसीव होने में बहुत तकलीफ होती है। इसके कारण बहुत सारे दंपति स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कुदरत के नियमों को हाथ में लेकर ये सब कर रहे हैं कि बस इसी समय पे करना है, हो जाएगा। तो ये कोई खाने की बात तो है नहीं कि हमने खाना खा लिया, ये तो कुदरती की बात है, ईश्वर को जब देना है तभी देगा। लेकिन ये सारा रीज़न है, एक तो सही उम्र में गर्भाधान नहीं होता, ये पहला रीज़न है। दूसरा है कि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। आजकल की जनरेशन की लाइफस्टाइल की बात करें तो किसी की भी गुड मॉर्निंग सुबह 8 बजे से पहले नहीं होती और गुड नाइट 12 बजे से पहले नहीं होती, जिनके कारण शरीर की फर्टिलिटी पर इनकी असर पड़ती है। तो एक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा है कि कामकाज आप जहाँ पर करते हैं वहाँ पर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा रहती है, कि थकान ज़्यादा होना, या शरीर में कोई ना कोई विटामिन की आप देखोगे कि B12 और D3 की डेफिशिएंसी 10 में से 8 लोगों को होगी, राइट, जिनकी असर भी हमारे शरीर की अलग अलग प्रणाली पर पड़ती है। तो ये भी एक रीज़न है कि खान पान आजकल लोगों का बहुत गंदा हो गया है, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव्स, जिनकी असर फर्टिलिटी पर पड़ती है, फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, जिनके कारण भी प्रेगनेंसी कंसीव नेचुरली नहीं हो पाती है। एक रीज़न ये भी है कि पारिवारिक संबंध, की संयुक्त परिवार में रहना लोग पसंद नहीं करते और विभक्त कुटुंब में जा रहे, जिनका स्ट्रेस कपल्स फील करते हैं, क्योंकि इनके कारण स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये भी हम एक रीज़न कह सकते हैं कि इनके कारण ये हुआ
हुआ है, एक बड़ा रीज़न तो यही है कि ज़्यादा चिंता और तनाव। और जब पहले करियर सेट करते हैं कि पहले करियर सेट कर देते हैं, उनके बाद बच्चा प्लान करते हैं, तो उम्र निकल जाती है और बीच की क्वालिटी डाउन हो जाती है। और आजकल की जो आबो हवा है, बाहर का वातावरण, ये भी फर्टिलिटी पर असर करता है कि पहले नेचुरली प्रेगनेंसी क्यों इजीली कंसीव हो जाती थी, क्योंकि हवा शुद्ध थी, वातावरण शुद्ध था। और आज हम देखेंगे कि बाहर कितना गंदा वातावरण है, जिनका असर फर्टिलिटी पर पड़ता है, एग की क्वालिटी पर पड़ता है। इसलिए शायद ये रीज़न है कि जल्दी से कंसीव नहीं हो पाता है। ओके, सो आपने जैसे बात करी कि पहले के टाइम पे जब 25 इयर्स में शादी हो जाती थी एंड बच्चे के लिए भी सोच लेते थे सब। अभी जैसे टाइम चेंज हो गया है कि 25 में तो लोग शादी कर रहे हैं, तो इसमें एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डेफिनेटली एज यस डेफिनेटली कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो ये एज ही है, सही उम्र। यानी कि आपकी उम्र जब जितनी, मतलब जैसे कि कोई गर्ल जब फर्स्ट टाइम वो पीरियड्स में आती है, तब से वो माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। जो Yes. एग की जो महत्तम, जिसे हम कहते हैं कि 16 आने का बीज बनना, जो परिपक्व बीज बनता है या अच्छा बीज बनता है, तो इनकी जो उम्र होती है वो करीबन 18 साल से लेकर 28 साल के भीतर की होती है। उन्हीं समय पे अगर गर्भाधान हो जाता है तो कंसीव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 20 ईयर के बाद 28 ईयर्स के बाद बच्चा कंसीव नहीं होता, कंसीव होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें समय लगता है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें डालने पड़ते हैं। तब जाके हम लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, हमारे विचार को चेंज करते हैं और हमारी जीवन की प्रणाली को चेंज करते हैं, तब जाके बच्चा नेचुरली कंसीव होता है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन सही उम्र में अगर गर्भाधान होता है तो ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, सो अभी जैसे हमारी बात हुई कि ये सारी चीज़ों में एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल मतलब हर 10 लोगों में से 2 लोगों को ऐसा होगा कि दे आर फेसिंग द डिप्रेशन, एंजाइटी। और आजकल आप वुमेन्स को भी देखोगे तो वो सबको भी ऐसा है कि मेरा करियर कब, मैं अपने करियर पे कब फोकस करूँगी। तो एक मदरहुड और एक करियर का जब बात आए तो आप वुमेन को क्या सजेस्ट करोगे कि पहले कौन सा देखना चाहिए, करियर या मदरहुड? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पहले मुझे करियर का सोचना है एंड देन फिर बच्चे तो बाद में करेंगे वो सब। यस डेफिनेटली आज की जनरेशन की प्रॉब्लम ही यही है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा आता है वो अपना भाग्य खुद लेकर आता है, ये सब हमें कुदरत पर छोड़ देना है। इतने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल विमेंस है जो विथ बच्चा, मतलब बच्चा करने के बाद भी वो करियर को सेट कर पाई है, राइट। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो कुदरत के हाथों में छोड़ देनी चाहिए, राइट। आजकल जो कंसीव नहीं होता है नेचुरल के, उनका एक रीज़न ये भी है कि आज जो स्त्री है वो पुरुष समोवड़ी, यानी कि उनके लेवल टू लेवल चल रही है। और कई बार इनके कारण ईगो भी आ जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारी इक्वालिटी होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्त्री है उसमें मातृत्व भी होना ज़रूरी है, राइट। कि जैसे कि आजकल सारी लड़कियां पढ़ाई कर रही है तो ऐसा सोच रही है कि पहले मेरा करियर सेट हो जाना चाहिए, उसके बाद शादी करनी है। तो करियर सेट करने में अराउंड 25 ईयर चले जाते हैं, उनके बाद शादी करते हैं, उनके बाद 2-3 साल ऐसे ही बिता देते हैं, तो ऑलमोस्ट 30 की हो जाती है। और 30 के बाद साइंटिफिकली जो एग का जो क्वालिटी रेशियो है वो डाउन होने लगता है, जिनके कारण स्ट्रेस हावी हो जाता है, क्योंकि अभी करियर सेट हो गया, फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फैमिली प्लान नहीं कर पाते सक्सेसफुली, जिनके कारण ये होता है। तो बैलेंस कैसे करें इसकी बात मैं करूँ तो मैंने कहा कि बच्चा तो अपना भाग्य खुद लेकर आता है। तो प्रेगनेंसी कोई बैरियर बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा आ गया और वो आने से हमारा करियर स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो आपके गर्भ में है और उन्हें आप अच्छे संस्कार दे रहे हैं, शांति का वातावरण रख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को, गर्भ संस्कार के पहलुओं को समझ रहे हैं, तो आपका बच्चा आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा और आपको ज़रूर आगे लेकर जाएगा। मैं मेरी खुद की बात करूँ तो हर कोई ऐसा कहता है कि बेबी आने के बाद करियर स्टॉप हो जाता है, लेकिन मैं मेरी बात करूँ तो मेरी बच्ची आई तब से तो मेरा करियर तो साथ में
आसमान तक पहुंच गया है। तो मैं यही उसको ही क्रेडिट देती हूँ कि वही वो लक लेकर आई है मेरे लिए, गुड लक लेकर आई है, जिनके कारण मैं इतने आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं आता कि जिनके कारण उनकी माँ का करियर स्टॉप हो जाए। तो फैमिली प्लान तो सही उम्र में ही होना चाहिए, और बहुत ही अच्छी तरह से करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका बेबी भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आज भी घर से निकलती हूँ तो मुझे बाय बाय कहते कि मम्मा जाओ, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पूरा उसको मतलब सेट किया था, अफर्मेशन दिए थे कि तुम मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है और मेरे साथ चल रही है, हर एक चीज़ों में मेरा तुम्हारा साथ मुझे मिल रहा है। तो ये सारी बातें मुझे उसमें दिखती है। तो सही समय पे सही मतलब जानकारी अच्छे से लेकर आप बेबी प्लान करोगे तो वो आपको बैरियर नहीं लगेगा, वो आपको फुल सपोर्ट करेगा और आपको कहाँ से कहाँ लाके रख देगा मतलब करियर में। जैसे कि हमारे एक वडोदरा की मदर थी जो बोल रही थी कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में मेरी बच्ची जो मतलब आई, अभी वो 3 साल की हो गई, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही सिवियर टाइप वो रोती है जब मैं जॉब पे जाती हूँ। और मैं जॉब पे जाती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे स्ट्रेस आता है, मैं वहाँ पर भी रोती हूँ और मेरी बच्ची में ही मेरा जीव रहता है कि वो क्या कर रही होगी, माँ है तो उसको तो लागनी होगी ही। तो ऐसे होता है। अब दूसरी प्रेगनेंसी तो मुझे डर लग रहा है, तो मैंने उसको बताया था कि तुम मुझे अफर्मेशन दो कि तुम बहुत ही शांत हो, मैं जॉब पे जाती हूँ तो अच्छे से आप मुझे टाटा बाय बाय करते हो और मुझे हगी करते हो, किसी करते हो और मुझे बाहर तक छोड़ने आते और हंसते हंसते अंदर चले जाते हो घर पे। तो उन्होंने टिल 9 मंथ इसको फॉलो किया और उनका मतलब 2 या 3 साल बाद उसका कॉल आया कि मैम मैं 6 मंथ की जब वो थी तब से मैं वहाँ पर जा रही हूँ, जॉब कर रही हूँ और मुझे 0% स्ट्रेस है, क्योंकि जैसे मैंने अफर्मेशन दिया था वैसे ही मेरी बच्ची मुझे बाहर तक छोड़ने आती है, मुझे टाटा बाय बाय करती है, किसी करती है और अपनी दादी के साथ अंदर चली जाती है। जब मैं आती हूँ तो दौड़ के मुझे हगी कर लेती है। तो ये फ़र्क हुआ, क्यों फ़र्क हुआ, ये कैसे हुआ? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज़ अ प्योर साइंस कि जो भी अफर्मेशन आपने आपके ब्रेन को दिए तो उन ब्रेन में से हॉर्मोन्स का स्राव हुआ, जैसे कि हैप्पीनेस हार्मोन, वो अफर्मेशन था, वो पॉजिटिव था। तो जिनके कारण आपके ब्रेन से डोपामाइन, सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पीनेस के हार्मोन सिक्रिएट हुए। तो ऐसे ही न्यूरॉन्स बने, जीवन की मतलब जीवकोश की रचना हुई और वही जीवकोश बच्चे के बन रहे, तो वो आदतों के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे। तो शब्द की बहुत ज्यादा ताकत है। ये बाहर से शब्द डाले और अंदर से हमने आदत अपनाई, राइट? जैसे भी शब्द हमने डाले तो ऐसे ही हम बिहेव करने लगे, तो वहां से विजन भी हुआ, यहाँ से एक्शन प्लान भी हुआ, दोनों मिल गए तो आदत बन गई, तो आदतों में परिवर्तन आ गया, तो वैसे ही बच्चा बन गया। तो दिस इज अ प्योर साइंस। इसमें ऐसा नहीं कि एक कर्मकांड हो गया कि एक श्रीफल मैं भगवान को चढ़ा दूंगी तो भगवान मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आजकल लोगों ने गर्भ संस्कार को सिर्फ आध्यात्म माना है। कोई ऐसा कहता है कि मैंने तो गायत्री हवन करा दिया तो मेरा गर्भ संस्कार हो गया। तो ये गर्भ संस्कार का एक भाग है, ये हवन है, ये पूजा है, ये कर्मकांड है। दिस इज नॉट अ गर्भ संस्कार। ऑल इज अबाउट अ पार्ट ऑफ अ गर्भ संस्कार। ये गर्भ संस्कार नहीं है लेकिन इसका एक भाग है। तो खास करके ये अफर्मेशन का बहुत ज्यादा असर होता है, जिनसे मतलब शब्द की बात करें तो कोई अच्छा शब्द होता है तो हमारे शरीर में बटरफ्लाई होता है, तो हार्मोन्स हैप्पीनेस के रिलीज हुए। कोई ऐसी मतलब बुरी बात हमें सुनने को मिलती है तो पूरे शरीर में मतलब समझो कि आग सी लगी है, छाती में जलन, पेट में जलन और कहीं पे मतलब अच्छा नहीं लगना, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ हमारे ब्रेन से, एड्रिनल ग्रंथि ट्रिगर हो गई तो ब्रेन से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ, जिनके कारण पूरे शरीर में मतलब जैसे आग जल रही ऐसा फील हुआ, जिनके कारण न्यूरॉन्स भी ऐसे बने, तो आगे की रचना भी ऐसी ही होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसे अफर्मेशन पहले से ही देते हैं तो ऐसा ही बच्चा आता है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, शायद हर एक एग्जाम्पल को मैं मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूँ तो पूरा दिन निकल जाए। हाँ, मतलब आप जैसे बात करें अफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। मैंने ऐसे भी कई सारे लेडीज मतलब कई सारे वुमेन्स ऐसे भी देखी है जो गर्भ संस्कार जाते हैं, मतलब 2 घंटा जाके आए एंड देन वो जैसे अपने नेचर में जो थी वही सेम है। इफ यू डोंट ट्राई मतलब कि आप खुद के माइंड को चेंज करने की, देन वैसा ही रहेगा। yes, मैंने वही कहा ना कि गर्भ संस्कार में क्लास में जाते हो और आप ऐसा सोच लेते हो कि मेरा बच्चा अच्छा आएगा, ऐसा बिल्कुल होगा ही नहीं। पहले के समय की आप बात करें तो पहले तो किसी ने गर्भ संस्कार नहीं किया था, फिर भी उनके बच्चे अच्छे क्यों आते थे? क्योंकि उनकी आदतें सारी अच्छी थी तो ऑटोमेटिक बच्चे में आती है। आजकल मैंने ऐसे देखे हैं कितने सारे बच्चे कि जो गर्भ संस्कार करते हैं उनके बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव आते हैं और माता पिता को थका देते हैं। इसका रीजन यही है कि गर्भ संस्कार को लोगों ने एक रमत यानी कि खेल समझ लिया है।
कि बस एक स्टेटस लग गया कि मैं गर्भ संस्कार में जा रही हूँ तो मेरा बच्चा अच्छा आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा होगा ही नहीं। अगर वहाँ पर जाकर आप आपकी आदतों में बदलाव नहीं लाती है तो गर्भ संस्कार चाहे 1 साल करो, 2 साल करो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो माँ गर्भ संस्कार में नहीं जाती है और घर पे रहकर इनके पहलुओं को समझती है, अपनी आदतों में बदलाव लाती है, वो गर्भ संस्कार के क्लास ना करे तो भी उसका बच्चा अच्छा आएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्भ संस्कार के क्लास में जाए तो ही बच्चा आएगा। आदतों में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। और हम हमारे गर्भ संस्कार के क्लास में आदत कैसे बदली जाए तो इन सबकॉन्शियस ब्रेन पे ही काम करते हैं। बाकी जो 10% बुद्धि सुनने वाली है कि गर्भ संस्कार क्या है, क्यों करना चाहिए, तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन आदतें कैसे बदले वो कोई नहीं सिखाता। इसीलिए एक्शन प्लान बेस ही काम करते हैं कि जहाँ पर 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उनके हिसाब से आपकी आदतें बनती है, उन 90% पे काम कैसे किया जाए, बस वही हम सिखाते हैं। और इनसे लोगों के जीवन बदले हैं। और जैसे आपने बताया कि जाते हैं फिर भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस वो क्लास कर रहे हैं। कि जैसे हम ट्यूशन जाते थे वैसे ही वो गर्भ संस्कार का ट्यूशन कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर 2 घंटे सुन लिया और बच्चा अच्छा आएगा, ऐसा होगा ही नहीं। मैंने कहा ना, हाइपर एक्टिव बच्चे आते हैं गर्भ संस्कार, और लोग ऐसा भी मैंने सुना है गर्भ संस्कार मत करना। इतने मतलब बच्चे जिद्दी आते हैं, तूफानी आते, क्यों आते हैं? इनके पीछे का रीज़न ही है कि माँ ने इसको एक खेल समझ लिया और इन लोगों ने इतना एक्टिविटी कर लिया, मेरा तो अभी बाकी है। हम गर्भ संस्कार के क्लास में गए थे, हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, और आप वहाँ पर जाकर ये तो स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं कि मेरी फ्रेंड ने ये बना लिया, इतनी एक्टिविटी कर ली, मेरी तो अभी बाकी है। और ज़्यादा जानकारी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और ज़्यादा जानकारी से भी स्ट्रेस आता है। मुझे यही टॉपिक पे बात करनी थी। आजकल हर एक, चाहे मैं या कोई अदर पर्सन, कुछ भी चीज़ें जाननी हो तो हम डॉक्टर या किसी जिसको नॉलेज हो वो पर्सन के अलावा हम सीधा चैट जीपीटी करते हैं। राइट। ओके, व्हाट आर द थिंग्स कि हमें क्या प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, प्लानिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो वो कितना मैटर करता है। एक जो स्पेशलिस्ट है उनसे एक बेहतर एडवाइस लेना, और चैट जीपीटी तो ऑफ कोर्स, तो कितना मैटर करता है कि पर जो एक्सपर्ट है उसके पास से एक एडवाइस लेना और जो चैट जीपीटी के पास जो नॉलेज दे रहे हैं। नो डाउट कि चैट जीपीटी हमें बहुत सारा कुछ अच्छा कुछ मतलब सिखाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उस पर डिफरेंस क्या है और कैसे करना चाहिए? मैं बहुत ही सामान्य एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मैं एक गर्भ संस्कार एक्सपर्ट हूँ। कोई एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास गर्भ संस्कार का नॉलेज नहीं होता और मेरे पास डॉक्टर की कोई सर्जरी करने की टेक्निक नहीं होती। यस। अगर कोई सामान्य व्यक्ति आए और मुझे कहे कि मैडम मुझे दवाई दे दो, मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, डॉक्टरेट नहीं किया है। और कोई डॉक्टर को जाकर पूछे कि मुझे गर्भ संस्कार सिखा दो, तो वो नहीं सिखा सकते क्योंकि उसके पास वो पहलू है ही नहीं, वो जानकारी नहीं है। इसीलिए जिसमें एक्सपर्टाइज है उनके पास जाके ही जानकारी लेनी चाहिए। आजकल यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील्स है, शॉर्ट्स है या चैट जीपीटी है, वो रैंडमली इंफॉर्मेशन उठा कर दे देता है। खास करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे का बातों में जाना ही नहीं चाहिए। इसका रीज़न ही यही है कि वहाँ पर लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए आलतू फालतू की बिना रिसर्च की हुई बातें रख देते हैं और लोगों उसको पागल की तरह फॉलो करते हैं, तो इसके परिणाम बहुत ही बुरे आते हैं। इसीलिए जिन व्यक्ति की जिसमें एक्सपर्टाइज है उनमें ही, उनके पास जाकर ही इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आलतू फालतू सोशल मीडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं उठानी चाहिए। ओके, और हम अगर बात करें बेबी प्लानिंग की, तो काफ़ी टाइम पे मतलब कैसा होता है, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उसकी वजह से ओपनली मतलब कोई क्वेश्चन नहीं करता। जो मैं पूछ रही हूँ कि इंटीमेसी एक डिप्रेशन, एक प्रेशर जैसा हो जाता है। राइट। यू हैव टू डू, मतलब ओव्यूलेशन डेज के टाइम पे, तो वो कितना मैटर करता है? मतलब मुझे ही पर्सनल ऐसे क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन डेज आर मैटर? एक्चुअली क्या होता है कि साइंटिफिकली देखें तो जिसे फर्टाइल विंडो कहा गया, ओव्यूलेशन मतलब कि फर्टाइल विंडो जहाँ पर आपको बेबी कंसीव होने के कुछ दिन है कि एग जब रिलीज होता है, रप्चर होता है ओवरीज से, तो वो 2 दिन तक लाइव रहता है। उन दिनों में अगर संबंध रखे जाए तो बच्चा कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने पहले बोला कि फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है,
कि जिस फॉर एग्जाम्पल कि छोटी छोटी बातों को प्लान करने के लिए हम बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। जैसे कि पॉडकास्ट प्लान करने में हमने 2 महीने ले लिए, कोई छोटी सी इवेंट प्लान करने में हम समय लेते हैं। और समझो कि पढ़ाई करें, आपने शायद ग्रेजुएट किया, उनसे भी आगे पढ़े हो गए, आई डोंट नो, लेकिन जो भी आपने पढ़ाई किया शायद 20 साल तो आपने लिए ही। किसके लिए? एक डिग्री के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए इतने साल लिए, राइट? पॉडकास्ट को प्लान करने के लिए 2 महीने लिए, या फिर छोटे इवेंट को प्लान करने के लिए 3 महीने, 6 महीने, घूमने जाने हैं तो 1 साल पहले से हम प्लान करते हैं। तो फैमिली प्रेशर में आकर हम बच्चा कर दे विदाउट प्लानिंग, तो ये कितना वैलिड है? ऑफ कोर्स, राइट? 2 कैनवास आपके सामने रख दूं और एक इंसान को पेन थमा दूं जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है अपने हाथों में लटार खींचने की, और एक इंसान जिन्होंने पहली बार पेन पकड़ी है, किसके पेंटिंग अच्छा बनेगा? एक्सपीरियंस वाले। सीधी सी बात है, जिनका एक्सपीरियंस है। और आपको पता ही नहीं है कि आपको बच्चा कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, उसका गुण कैसे चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसे चाहिए, आगे जाकर वो दुनिया को क्या आविष्कार देगा। तो ये तो बिना किसी जानकारी पेन थमा दी ऐसा काम हुआ ना। हाँ, आप मांगे बिना तो आजकल माँ भी नहीं परोसती। तो आपके माइंड में क्लियर ही नहीं है कि आपको बच्चा क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, तो ईश्वर भी कैसे देगा। इसको मैं जस्ट एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि समझ लो कि आपको कोई कपड़े खरीदने हैं, आप माइंड से क्लियर नहीं है कि आपको क्या खरीदने हैं, क्या लेना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। आप वहाँ पर जाती है और क्लोथ की शॉप में जाकर आप बोलते हैं कि मुझे कपड़े दिखा दो, तो क्या करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको? कौन से टाइप की? यस, क्या बताओ, कौन से टाइप के कपड़े? आप कहोगे कि जो भी आपके मन में आए बता दो। फिर से वो पूछेगा, आपके माइंड में कुछ तो क्लियर होगा ना कि आपको जीन्स पैंट दिखाओ, या फिर ड्रेस दिखाओ, एथनिक वेयर दिखाओ, या फिर लहंगा चोली दिखाओ। आप कुछ तो बोलो, आप कहोगे नहीं नहीं आपके हिसाब से दिखा दो ना। तो क्या बताएगा? सबसे सस्ते वाला ड्रेस आपके मेंटलिटी के हिसाब से दिखाएगा, क्योंकि आप उस लेवल की है, क्योंकि आपका माइंड क्लियर ही नहीं है कि क्या देखना है, क्या कैसा चाहिए। बस वैसे ही ईश्वर के सामने आपको पता ही नहीं है कि क्या चाहिए, और ऐसे ही मांग रहे बस संतान दो संतान दो, तो वैसा ही वो देंगे ना। सीधी सी बात। तो पहले क्लियर हो जाओ कि कहीं, पहली बात तो ये कि जब कोई कपल हमारे पास आता है, एनरोल करता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होता है कि आपको बच्चा क्यों चाहिए और कैसा चाहिए। ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाए उनके बाद ही ज्वाइन करना, तो ही ये सारे सेशन आपके पल्ले पड़ेंगे। अदरवाइज तो ये, जैसे आपने बोला ना कि गर्भ संस्कार के क्लास में जाते लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही हो जाएगा, राइट? तो जब ये क्लियर हो जाएगा माइंड से कि क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, उनके बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं। तो ऐसे भी हमारे क्लास में रिजल्ट्स है कि 45 ईयर्स में भी नेचुरली कंसीव किया हो विदाउट एनी मेडिसिन, क्योंकि उन्होंने आदतें बदल ली, अपनी जीवन शैली को बदल दिया, क्लियर हो गए कि क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और उनके हिसाब से वाणी वर्तन व्यवहार करने लगे। तो नेचुरली कंसीव 43 ईयर्स ऑफ एज में नेचुरली कंसीव हुए 3 से 4 केसेस से, जो 45 या 43 आफ्टर 40 जिन्होंने मतलब नेचुरली कंसीव किया हो विदाउट एनी मेडिसिन। ऐसे भी केसेस है जिन्होंने डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, अब तो आपको IVF पे ही जाना पड़ेगा, कोई साइंटिफिकली कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। उन्होंने भी नेचुरली कंसीव करके बेबी बॉय को जन्म दिया हुआ, ऐसे भी हमारे क्लास में केसेस है। तो रीजन यही है कि आदतों में बदलाव और सही जानकारी लेकर आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। आजकल आज की जनरेशन, आज की कपल्स, मतलब आज के यंगस्टर की बात करें ना, तो आजकल लोगों में ना बहुत ज्यादा बोले ना तो नॉलेज आ गया है। तो ओवर नॉलेज भी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर नॉलेज भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हमें सोचने के लिए मजबूर करते, अच्छा ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये हो गया। तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग ओवर थिंकिंग से लेके इसकी बातें सुन ली, अच्छा उसने ये किया, ये करता है, अच्छा इसने ये किया, ये करता है। तो ये सब सारी चीज़ों में इमोशनल सपोर्ट हस्बैंड का कितना मैटर करता है, कितना कैसे रोल प्ले करता है? राइट, ये सब आपने बहुत सही कहा कि ओवर इन्फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रेस लाता है, कई बार डिप्रेशन तक ले जाता है। पहले के समय में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, मोबाइल्स भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, तो उन लोगों को कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि बच्चा नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि होता ही था उनके पास, उनकी मेंटालिटी क्लियर थी, बच्चा तो होगा ही ना। हाँ, कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है, उनको था ही नहीं, ऐसी कोई चिंता ही नहीं थी। और आजकल की जनरेशन देखो तो कितना कुछ सर्च करती है,
और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है कि उनके माइंड में इतना भूसा भर जाता है कि पूछो ही मत। जब उसे अप्लाई करने की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात मानूं। जैसे कि गर्भ संस्कार की बात करें तो इतना सारा लोग नॉलेज देने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाती है आज की जनरेशन की किसके नॉलेज को माने। लेकिन यही सलाह है, जिसको भी माने एक को ही पकड़े और वो जो कह रहे हैं उस पर आगे बढ़े और सोशल मीडिया से आउट हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया में रहेंगे तो कन्फ्यूजन तो रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा तो स्ट्रेस आएगा, ओवर स्ट्रेस से आप डिप्रेशन तक जा सकते हैं, राइट। तो आपके पास सचोट जानकारी होनी चाहिए और सचोट व्यक्ति अगर आप पसंद करोगे, सचोट जानकारी आपके पास आएगी तो आपका रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप स्ट्रेस फ्री ही हो जाओगे और स्ट्रेस फ्री हो जाओगे तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी। और इमोशनल सपोर्ट की बात करें तो हस्बैंड का इमोशनल सपोर्ट इज मस्ट रिक्वायर्ड, राइट। बच्चा सिर्फ वाइफ का नहीं है, वो हस्बैंड का भी है, तो हस्बैंड का इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ की कल्चर की बात करें तो बस लोग यही समझते हैं कि ये प्रेग्नेंट हो गई तो सिर्फ माँ को ही देखना है। बिल्कुल भी नहीं। माता खुश रहती है, दुखी रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसकी जिम्मेदारी हस्बैंड की खास है, उसके बाद परिवार की भी है। जब माता दुखी होगी तो विज्ञान ये कहता है कि अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5 मिनट के लिए भी दुखी रहेगी, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, अधीराई, असंतोष में जिएगी, आने वाले बच्चे का 3.5 दिन का डेवलपमेंट रुक जाता है। और अगर मदर हैप्पी रहती है, खुश रहती है, आनंद में रहती है, परमानंद निजानंद में रहती है, ग्रेटिट्यूड में रहती है, माफ करने की भावना में रहती है, सत्य और अहिंसा के विषयों का पालन करती है, तो उनके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि क्या, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और भावात्मक विकास बहुत अच्छा होता है और जिसे हम सर्वगुण संपन्न संतान कह सकते हैं। तो इसके लिए ये जर्नी सिर्फ माता की नहीं है, ये फैमिली की जर्नी है, ये एक हस्बैंड की भी जर्नी है, सबको साथ में निभानी है। क्योंकि माता खुश रहेगी या दुखी, ये पति के हाथ में और परिवार के हाथ में है। इसीलिए पहले के ज़माने की बात करें तो जब कोई गर्भवती होती थी तो उसके हाथ में नामा यानी कि अकाउंट थमा दिया जाता था कि अब तुम्हें पूरे घर का वहीवट यानी कि हिसाब तुम्हें रखना है। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट होता था। जब वो हिसाब रखती थी तो उसमें वो मतलब सब कुछ कैलकुलेट करती थी, तो उनका IQ डेवलप होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आजकल हम सम्स करवाते हैं या पजल सॉल्व करवाते हैं, तो इनका रीजन यही है कि जब आप अपनी स्ट्रेस से हटकर, ज्यादा चिंता से या ओवर थिंकिंग से हटकर अपने माइंड को ऐसे एक्टिविटी में लगाएगी तो बच्चे का जो IQ पोर्शन है यानी कि जिसको इंटेलेक्चुअल कोशेंट कहा गया, तो वो अच्छे से डेवलप होता है। तो इसके लिए हस्बैंड को भी साथ देना चाहिए। जैसे कि शाम को घर पे आते तो साथ में पजल सॉल्व करे या इमोशनली सपोर्ट करे, साथ में बैठकर ध्यान करे, प्राणायाम करे, बच्चे के साथ बातें करे, चाहे वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं भी है, फिर भी सब मतलब दोनों साथ में बैठकर ईश्वर को प्रार्थना करे। प्रेग्नेंट है तो उनकी वाइफ की वुम्ब पर हाथ रख के गर्भ संवाद करे, बच्चे के साथ बात करे। तो मदर जितनी हैप्पी रहेगी उतने उनके ब्रेन से हैप्पीनेस के हार्मोन सीक्रेट होंगे और उतना ही उसके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। दिस इज अ प्योर साइंस। यहाँ पर धर्म की बात नहीं है, यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं है, दिस इज अ प्योर साइंस। सो ये सारी चीज़ों में आई हैव सीन कि पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव लोगो आपके अराउंड कितने होने चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्लानिंग, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हो, नॉर्मल लाइफ में भी पॉजिटिविटी कितनी मैटर करती है, या मेंटालिटी, थिंकिंग कितनी मैटर करती है। सीधी सी बात है मैडम, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव लोगों का होना कितना ज़रूरी है, लेकिन ये हमारे हाथ की बात नहीं है कि हमारे आसपास कितने पॉजिटिव लोग हैं या नहीं, और होगे या नहीं ये भी हमारे हाथ की बात नहीं है। हम किसी को भी बदल नहीं सकते। कोई ऐसा कहता है कि मेरा हस्बैंड सुधर जाए तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, कोई कहता है कि मेरी देवरानी सुधर जाए, कोई कहता है कि मेरी सास सुधर जाए तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। आप किस किस को बदलोगे? कितने लोगों को आप पॉजिटिव करोगे? एक को पॉजिटिव करोगे तो 2 के मन फिर जाएंगे, 2 नेगेटिव हो जाएंगे। चलो घर के सारे लोग पॉजिटिव हो गए, क्या गारंटी कि अड़ोस पड़ोस वाले लोग सुधर जाए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप प्रेग्नेंट है या प्लानिंग में है, सुधारना किसी को भी नहीं है, सुधरना अपने आप को है, खुद को। जब आप आपके मतलब कहो ना कि ग्रेटिट्यूड के चश्मे पहन लोगे, आप आपके अपने आप को सुधार लोगे, हर एक लोगों में पॉजिटिव पॉइंट्स दिखना शुरू कर दोगे, तो आसपास के लोगों को सुधारने की ज़रूरत ही नहीं है।
आपको सब लोग अच्छे दिखने लगेंगे। हमारे क्लास में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि जो न्यूक्लियर यानी कि डिवाइड होने वाले फैमिली थे, उन्होंने इनको आदत बना लिया कि सामने वाले में क्या पॉजिटिव पॉइंट। इसको ना अभी टेलीपैथी टेक्निक कहते हैं कि आप किसी और के लिए अच्छा सोचने की शुरुआत करते हैं तो उन्हीं सामने वाले के मन में भी आपके लिए अच्छे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड वाइब्रेशंस, राइट। तो इसीलिए आसपास लोगों का पॉजिटिव होना ये हमारे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि सुधार हम उन लोगों में नहीं ला सकते, सुधार हम अपने आप में ही ला सकते हैं। इसलिए किसी धर्मगुरु ने कहा कि बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमारी मनस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमारी मनस्थिति तो स्टेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, तो दुनिया हमें अच्छी ही लगेगी। इसलिए कहते हैं कि दुनिया जैसी है वैसे दिखती नहीं है, दुनिया ऐसी ही दिखती है जैसी हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे लाखों लोग देखेंगे, तो लाखों लोगों में से कोई 2 व्यक्ति का भी आउटपुट सेम नहीं होगा। हर एक लोग मैं जैसी हूँ वैसे नहीं देखेंगे, वो लोग ऐसे ही देखेंगे जो वो अपनी नजर से मुझे देखना चाहते हैं। किसी को मैं अच्छी लगूंगी, किसी को मेरी बातें बहुत अच्छी लगी, किसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग सकती है। हर एक का अलग अलग परसेप्शन है, हर एक की अलग अलग मेंटालिटी है, हर एक के अलग अलग संस्कार है, वो उसे अपनी ही नज़र से देखेंगे। किसी को कोई मुझे अपनी उनकी नज़र से मुझे बहन मानेगा, कोई मेंटर मानेगा, कोई ट्रेनर मानेगा, कोई कहेगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ लेना नहीं है। तो जो जिसकी पात्रता जैसी है वो उनकी नज़र से ही मुझे देखेंगे। इसीलिए कि बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मनस्थिति में कोई फेरफार नहीं आना चाहिए। बस ऐसे ही हम अपने आप को बदल देंगे तो दुनिया हमें बहुत ही रंगीन और अच्छी दिखने लगेगी। दुनिया के हर रंग हमें अच्छे लगने लगेंगे, हर लोग हमें अच्छे लगने लगेंगे। और जब ऐसा हो जाए तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा, मन भी स्वस्थ होने लगेगा और आगे की जर्नी भी बहुत अच्छी और प्यारी रहेगी। तो मुझे अब मेन टॉपिक पे बात करनी है कि बेबी प्लानिंग करते कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। ओके, ज़्यादातर प्लानिंग के समय पे लोग ऐसा ही देखते हैं कि शरीर संबंध रखना और बच्चा हो गया। बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी प्लानिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले तो अपना वाई क्लियर कीजिए कि बच्चा क्यों चाहिए। दूसरा वाई क्लियर कीजिए कि कैसा चाहिए। क्वालिटी लिस्ट बनाइए कि मुझे मेरे बच्चे में शारीरिक रूप से ऐसी क्वालिटी चाहिए, इंटेलेक्चुअल रूप से इमोशनल क्वालिटी ऐसी चाहिए, या फिर स्पिरिचुअल क्वालिटी। इसमें कुछ ऐसा मतलब प्री डिसाइड नहीं करना है कि मुझे डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कॉमन क्वालिटीज़, ये भी क्वालिटी लिस्ट क्यों बनाना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए तो इसके लिए मुझे मेरे में ये सुधार लाना पड़ेगा। अगर आपके सामने वो गुणों की याद ही नहीं होगी जो आपके बच्चे में चाहिए, वो चरित्र और व्यक्तित्व आपके सामने नहीं होगा, तो आप अपने आप में सुधार कैसे ला पाएंगे। आपको पता है कि वहाँ तक मुझे जाना है तो ही आप डिसाइड कर पाओगे कि मैं इसके लिए एक्शन क्या लूँ। तो सबसे पहले कि बच्चा क्यों चाहिए, उसके बाद कैसा चाहिए यानी कि गुणों की यादी बनाइए। उसके बाद माता पिता को अपने आप में देखना चाहिए कि हम में क्या कमी है और हमें प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट है उसे ज़्यादा बेहतर कैसे बनाए, वीक पॉइंट है उसे बेहतर कैसे बनाया जाए, यानी कि प्लस कैसे किया जाए, उन पर अपने आप पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसे अपने आदतों में बदलाव लाइए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे पहले की बात है। उसके बाद आपको शारीरिक रूप से तैयार होना होगा और मानसिक रूप से तैयार होगा। बच्चे का प्लानिंग करने से पहले शारीरिक रूप की तैयारी की बात करें तो अपने शरीर को शुद्ध करें। शरीर को शुद्ध करें यानी कि क्या, कि अपने खान पान में बदलाव लाए ताकि आपका शरीर शुद्ध हो। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड एकदम ही अवॉइड कर दे, बाहर का खाना भी अवॉइड कर दे, शादी ब्याह में खाना भी अवॉइड कर दे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि उन लोगों ने कैसे विचारों के साथ खाना बनाया है। और जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन ऐसा अन्न। इसीलिए वो कोई भी चीजें ऐसी बाहर की नहीं जानी चाहिए जहां से हमारे विचार बदल जाए, राइट। तो शारीरिक रूप से तैयारी में डाइट में चेंज लाए, वॉकिंग कर ले यानी कि डेली वॉक अपने लाइफ में ऐड कर दे, योगा पर फोकस करे, ध्यान करे, प्राणायाम करे, ग्रेटिट्यूड में रहे कि आसपास जितना भी हमने कुदरत ने दिया हुआ है वो बहुत इनफ है, मोर देन इनफ। और आसपास के जितने भी लोग जिसकी आप रडार में रह रहे, जिनके बीच में आप रह रहे हैं, आपको स्वीकार करना है कि यही लोग मेरा जीवन है और इन्हीं के लोगों से मेरे बच्चे के संस्कार आने वाले हैं। तो इन्हीं लोगों में मेरा भविष्य बसा है, तो इन लोगों में पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो यही हमें देखना है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी जैसी दृष्टि है वैसी हमें सृष्टि दिखाई देती है।
तो उन लोगों में अच्छी अच्छी बातें देखें, यानी कि ग्रेटिट्यूड में जिए। सबसे पहला है कि जो बेस है कि उत्तम पारिवारिक संबंध, प्रेगनेंसी प्लानिंग में उत्तम पारिवारिक संबंध बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि फैमिली प्रेशर में या कहे कि फैमिली के कोई भी कारण से अगर आप दुखी रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो उनकी सीधी असर आपकी फर्टिलिटी पे पड़ सकती है और कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज हो गए, वो हार्मोन आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत लाएंगे। इसलिए पारिवारिक संबंध अच्छे होने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रूप होगा। खास करके योग प्राणायाम पे ध्यान केंद्रित करने से शारीरिक शुद्धि भी होगी। पारिवारिक संबंध अच्छे करने से भी शारीरिक शुद्धि होगी। कैसे? क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा तो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस के हार्मोन सीक्रेट होंगे, तो शरीर में आप अच्छा फील करोगे, तो इनसे फिजिकल ग्रोथ बच्चे का अच्छा आने की शक्यता अच्छी है, यानी कि जो बच्चे के बीच की क्वालिटी बन रही है वो अच्छी बनेगी, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और खान पान, यानी कि आहार में परिवर्तन, ये शारीरिक शुद्धिकरण है। मानसिक शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शारीरिक शुद्धिकरण के लिए आप पंचकर्म भी करा सकते हैं, योग प्राणायाम का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये करने से बच्चा शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग आएगा, अच्छा आएगा, निरोगी तंदुरुस्त आएगा। लेकिन शारीरिक रूप से स्ट्रांग बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ बच्चा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए माता पिता को प्लानिंग स्टेज में मानसिक रूप से भी तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लानिंग जब हम करते हैं तो सिर्फ शरीर का मिलना ज़रूरी नहीं है, मन का भी मिलना उतना ही ज़रूरी है। शरीर और मन दोनों एक साथ मिलते हैं तभी जाके कोई श्रेष्ठ जीवात्मा माता की कुक्षी में गर्भ धारण के लिए तैयार होता है। ये ईश्वरीय आह्वान है, ईश्वरीय प्रार्थना है कि जैसे कि कोई पुरुष है वो यज्ञ है, जो पुरुष है वो होमने वाला है और स्त्री है वो यज्ञ की समान है। काम कोई पाप नहीं है। कई बार प्रेगनेंसी इसलिए कंसीव नहीं होती क्योंकि जब बचपन से बड़े होते हैं तो हमें यही सिखाया गया है कि ये गंदी बात है, काम गंदा है, इसे देखना भी नहीं चाहिए, इसके बारे में बातें भी नहीं करनी चाहिए। तो सबकॉन्शियस ब्रेन में ऐसा थॉट चला गया है कि ये गंदा है। तो जब भी कोई मतलब दंपति प्रेगनेंसी प्लानिंग करता है तो ये मन ऊपर आ जाती है कि ये तो गंदी बात है, लेकिन काम कोई गंदी बात नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि संतान उत्पन्न करने वाला कामदेव भी मैं ही हूँ। तो इसीलिए मानसिक रूप से तैयार हो। कैसे मानसिक रूप से तैयारी करें? तो सबसे पहले तो दिन की शुरुआत ही ग्रेटिट्यूड से करें, कृतज्ञता से करें। उसके बाद ईश्वरीय प्रार्थना में जुड़ जाए, सब लोगों को आसानी से माफ कर दे, खान पान में परिवर्तन लाए, क्योंकि मन जितना शांत होगा वैसा मन के साथ खाएंगे तो हमारे विचार अच्छे बनेंगे। योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, डेली मेडिटेशन करे, यानी कि ध्यान करे, सब लोगों के साथ घुल मिल के रहे, रोज देव दर्शन जाने का कोई वचन ले, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुभ संकल्प करे जिनसे मानसिक शुद्धिकरण हो। जैसे कि हम हमारे मदर्स को कहते हैं कि डेली कोई शुभ संकल्प एक को सिद्ध करना चाहिए और संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। कि हम कहते हैं कि रोज देव दर्शन जाने का कोई वचन लो, या फिर रोज पशु पक्षी को कुछ खाना खिलाने का मतलब वचन ले कि मैं यही करूंगी, प्रॉमिस दे अपने आप को कि मैं रोज यही नियम का पालन करूंगी। या फिर किसी को भूखे को खाना खिलाने का वचन ले, या फिर किसी को वस्त्र दान करने का, किसी को पानी पिलाने का, या कोई मतलब पढ़ा लिखा है तो फ्री में एजुकेट करे किसी बच्चे को, राइट। ऐसे संकल्प करने से हमारा दृढ़ निश्चय बढ़ता है, जिनसे मानसिक शुद्धिकरण होता है। क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न मन के साथ जो हार्मोन्स सिक्रिएट होते हैं वो भी प्रसन्नता के हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, जो फर्टिलिटी को बढ़ावा देता है। तो ये मानसिक शुद्धिकरण शारीरिक शुद्धिकरण से भी ज्यादा आवश्यक है। तो शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण करने के बाद जब माता पिता कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल कंसेप्शन के रेशियो से बहुत गुना ज्यादा ये कंसेप्शन रेशियो बढ़ जाता है और सक्सेसफुली प्लानिंग कर पाते हैं। ओके, सो ये प्लानिंग के टाइम पे आई हैव हर्ड, मतलब बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि ओवुलेशन के टाइम पे दीज पीरियड्स के बाद दीज आर द डेज, कि मतलब ये नंबर ऑफ डेज है जब आप ट्राई करते हो कंसीव करने की तो आपको बेबी बॉय होता है, या फिर दीज आर द डेज तो बेबी गर्ल होता है। तो सच में ऐसा कुछ होता है? साइंटिफिकली इसका कोई तथ्य नहीं है कि किसी दिन में कंसीव करने से, जैसे कि आयुर्वेदा में लिखा है या कहीं पे पढ़ा है या सुना भी है कि बेकी संख्या, जिसे इवन नंबर्स कहा गया, कि इवन नंबर में कंसीव करने से बेबी बॉय कंसीव होता है, ऑड नंबर में कंसीव करने से बेबी गर्ल कंसीव होती है। तो इसको साइंस बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता है।
साइंस क्या कहता है कि लड़का और लड़की कैसे होता है। स्त्री में 2 प्रकार के जैसे कि कहा जाए कि XX उसके क्रोमोसोम्स होते हैं, और पुरुष जो होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं। कि जब स्त्री का X क्रोमोसोम पुरुष के Y क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो बेबी बॉय कंसीव होता है। स्त्री का X क्रोमोसोम पुरुष के X क्रोमोसोम से मिलता है तो बेबी गर्ल कंसीव होती है। तो एकी बेकी की जब बात करते हैं या ऑड इवन नंबर की बात करते हैं तो साइंस इसको बिल्कुल भी मान्य नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी पर भी डिपेंड करता है कि ह्यूमन बॉडी कैसी है, स्त्री की बॉडी कैसी है, कंसीव करते समय आपका शरीर का वातावरण कैसा है। समझो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर एसिडिक है तो वाई क्रोमोसोम्स चाहे पुरुष के कितने भी चले जाए तो उनको बेबी गर्ल ही कंसीव होगी, बिकॉज आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एसिडिक है। अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए और समझ लो कि आपका बॉडी अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए और आपका बॉडी अगर अल्कालाइन है तो आपको बेबी बॉय ही कंसीव होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम अंदर एंटर ही नहीं हो पाएंगे, बीच में ही मर जाएंगे क्योंकि आपका बॉडी अल्कालाइन है, राइट। इसीलिए ये बहुत मैटर करता है कि इसी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि भाई एक ही संख्या या बी की संख्या, ये एक टोटके है, राइट। कई बार ये तुक्के लग जाते हैं। हाँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि देखो ये ऑड इवन नंबर में कंसीव किया इसीलिए डिजायर चाइल्ड मिल गया, जो हमने विश किया था ये जेंडर मुझे मिल गया। लेकिन अगर हम ये सारे नियमों को अपने हाथ में ले लेंगे, कुदरत के नियमों तो ईश्वर जैसी कोई शक्ति या चीज़ों में कोई इंसान बिलीव ही नहीं करेगा। ये पूरी दुनिया, भले ही बाहर से लोग ऐसा कहे कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लेकिन भारतवर्ष की बात करें तो आज भी सभी लोग यही चाहते कि पहला लड़का ही हो, और ये पूरा भारतवर्ष लड़के से भर जाएगा अगर कुदरत के नियमों को हम अपने हाथ में लेने लगे। इसीलिए जो सच होता है, जो अमुक रेशियो सच भी होता है कि लड़का हुआ या लड़की, तो ये कुदरती रूप से हुआ, एक ही बेकी या ऑड इवन नंबर से नहीं हुआ। क्योंकि साइंस ये कहता है कि ये ऑड इवन नंबर से लड़का लड़की कंसीव नहीं होता है। आपका बॉडी कैसा है, आपके क्रोमोसोम्स जो पुरुष स्पर्म है उसमें कौन से क्रोमोसोम ज्यादा है कम है, उनके हिसाब से लड़का या लड़की होता है। इसीलिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो व्यसन मुक्ति, ताकि बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हस्बैंड वाइफ की लाइफस्टाइल कैसी है। जितनी अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी, आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी, उतने ही आपके जो हस्बैंड के क्रोमोसोम्स है या आपके आगे की क्वालिटी है वो बेहतर बनेगी। इसलिए अपनी जीवन शैली में खास करके व्यसन को छोड़ देना चाहिए। मेरे इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी अगर पुरुष वर्ग सुन रहे हैं या फिर कहे कि जो लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि अपने जीवन शैली में हो सके उतना सुधार लाए। आप उठने और जगने की आदत में ही बदलाव ला दोगे ना तो खुद आप बेहतर फील करोगे। आप अपने विचारों में बदलाव लाओगे तो खुद बेहतर फील करोगे। उनके साथ व्यसन यानी कि आजकल की जनरेशन में आप देख रहे हैं कि तंबाकू है, पान है, मावा है, सिगरेट है, दारू का नशा पता का व्यसन है आजकल बहुत बढ़ गया है। ड्रग्स ने भी कोई अलग लेवल पर ही अपना स्थान ले लिया है, राइट। तो इनकी फर्टिलिटी पे बहुत गंदी असर होती है और इनके कारण ये भारतवर्ष का भविष्य तो क्या, लेकिन ये विश्व का भविष्य भी जोखिमा हुआ लग रहा है। क्योंकि इनसे आने वाले बच्चे की जो रचना होगी रंगसूत्र की, वो बहुत ही गंदी हो सकती है। उन बच्चे में कोई ना कोई रोग आने की शक्यता है, उसमें जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम्स आने की शक्यता है। इसीलिए क्योंकि ये बीज ऐसे बनते हैं, जो भी आप खान पान करते हैं, जीवन शैली अपनाते हैं, उनसे आपके न्यूरॉन्स बनते हैं जिन्हें जीव कोश कहा जाता है, और उन्हीं जीव कोश से तो स्त्री बीज और पुरुष बीज बनता है। जब आप शारीरिक रूप से तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे ही नशा पता करते हैं या फिर खान पान ऐसा वैसा खाते हैं, तो इनके कारण बीज की क्वालिटी ही पुअर बनेगी। स्त्री बीज और पुरुष बीज पुअर बनेंगे। अगर ये बीज ही ऐसा है तो फिर बच्चा कैसा आएगा? क्योंकि सुधार बीज में होता है, वृक्ष में कभी भी नहीं होता, राइट। तो जब हमें अच्छा बच्चा चाहिए तो सुधार बीज में लाना चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली को बदल कर व्यसन से, खास करके आज की जनरेशन को सलाह कि श्रेष्ठ संतान और उत्तम फैमिली की रचना आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका फैमिली आगे बढ़े, अच्छे से आगे बढ़े, और उत्तम या श्रेष्ठ संतान आपको चाहिए, तो व्यसन से मुक्ति और अपनी जीवन शैली में सुधार, आहार विहार और विचार में सुधार लाना ही पड़ेगा। तो लड़के लड़की की बातों पे मत जाइए, जेंडर पे बिल्कुल भी मत जाइए। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर को प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, तू जब भी दे तेरे हिसाब से दे, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से श्रेष्ठ संतान चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की, उत्तम ही होना चाहिए।
जब हमारी ये टॉपिक पे बात हुई है, मतलब लड़का या लड़की पे, तो इंडिया में काफ़ी लोगों की मेंटालिटी है कि आ, अगर लड़का हो गया देन दूसरा आपको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, फैमिली वालों को ऐसा रिलैक्स हो जाता है कि इट्स ओके, पहला लड़का हो गया देन दूसरा प्लानिंग करे या ना करे दैट्स ओके। अगर पहली लड़की हुई तो मतलब फैमिली फोर्स करती है कि नहीं, यू शुड प्लान फॉर बेबी बॉय। राइट तो अभी भी ये मेंटालिटी कितनी है इंडिया में? डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि बाहर से भले ही ऐसे लोग नारा लगा रहे हैं कि लड़के लड़की में हमें कोई फ़र्क ही नहीं है, लेकिन आज भी हमारे भारत देश में पहला लड़का होता है तो मन में बाहर से भले ही लोग खुश दिख रहे हैं, मतलब पहली लड़की होती है तो बाहर से भले ही लोग खुश दिख रहे हैं और लक्ष्मी लक्ष्मी करके उनका स्वागत करें, लेकिन अंदर से तो यही बहुत सारे लोगों को होता है कि काश लड़का हो जाता तो अच्छा होता, राइट। Yes. और लड़की आ गई है तो 1-2 साल बाद फिर से फैमिली प्रेशर आ जाएगा, सोशल प्रेशर आ जाएगा, एक दूसरा अभी भी प्लान कर लो, लड़का तो चाहिए ना, घर का वारस बढ़ाने वाला तो चाहिए ना, इस पीढ़ी को आगे ले जाने वाला चाहिए ना। अगर पहला लड़का होता है तो बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं, अंदर कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता कि अब पे दूसरा क्या आएगा, एक क्वेश्चन ही नहीं होता। और कोई भी सोसाइटी प्रेशर नहीं करती, फैमिली प्रेशर नहीं करती कि दूसरी बार प्लान जल्दी से कर लो ऐसा वैसा, क्योंकि लड़का आ गया ना। ये मेंटालिटी चलती भी थी पहले और चली भी आ रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। यस, आजकल मतलब पेरेंट्स हर एक कपल को भी आई हैव सीन कि बहुत मतलब यंग जनरेशन की बात करें तो अब भी ज़्यादा यंग जनरेशन, मतलब हमारे पेरेंट्स जो बड़े हैं वो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो वही है। मतलब कपल्स की बात करें यंग जनरेशन, तो वो लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है, मतलब सब लोगों को ऐसा है, मैंने जहाँ तक देखा है तब तक, कि यंग जनरेशन को ज़्यादातर लड़की चाहिए पहले। शायद आप पता नहीं आपको ये चीज़ नोटिस करी है कि नहीं करी, मतलब लड़का लड़की वाला डिफरेंस अभी तक हमारे पेरेंट्स में ज़्यादा है, हमारे जनरेशन में बहुत कम है। तो आई वुड से कि पहली तो लक्ष्मी, मतलब किसी को भी कपल को बच्चा आए तो पहले लक्ष्मी जी आए, तो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नसीब वाले होते हैं कि जिनको पहली लड़की होती है। तो सीधी सी बात है, जो लड़की है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो लड़का है वो नारायण का स्वरूप है, कृष्ण कन्हैया जी से हम मानते हैं। तो ज्यादातर जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, इन पे पढ़ना ही नहीं चाहिए। यस, बस जैसे मैंने कहा कि उत्तम संतान मांगो, लड़का या लड़की मत मांगा करो भगवान से, राइट। उसे अपने इष्ट को या अपनी माता रानी को बांधो मत कि मुझे लड़का दो या लड़की दो, बिल्कुल भी नहीं। आप बस उसे ऐसी प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरी कोख से ऐसी संतान जन्मे जो सर्वगुण संपन्न बुद्धिशाली, लोगों का सहारा बन सके, अनंत पीढ़ियों को तारने वाली आए, कहीं लोगों के जीवन को बदल देने वाले आए, करोड़ों लोगों के जीवन को सार्थक कर देने वाली आए। मेरा संतान ऐसा है जो इस भारतवर्ष का भविष्य अपने तेज से ओज से बदल दे। ऐसा संतान मांगो, नहीं कि मुझे ऐसा लड़का दो या ऐसी लड़की दो। ऐसे विचार, उच्चतर विचार रखोगे तो उच्च कोटि के विचार से उत्तम संतान ही आने की संभावनाएं है। चाहे हम, ऐसा मन में हो सकता है कि शायद मुझे लड़की आए तो अच्छा, लड़का आए तो अच्छा, तो मैं मेरे क्लास में जो मदरसा थे उससे भी बताती हूँ कि आप श्रेष्ठ संतान मांगो, नहीं कि लड़का की लड़की। ऐसे प्लान ही मत करो कि मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करो तो जो भी दे बस उत्तम और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होना चाहिए। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन गर्भ संस्कार पे, कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि महाभारत आप पढ़ोगे तो बच्चा, ऑफ कोर्स कि भगवत गीता पढ़ोगे, सॉरी, तो उसमें सारा कुछ महाभारत का मोस्ट ऑफ लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चे वैसे ही आते हैं। तो आपको पहले रामायण पढ़नी चाहिए एंड देन भगवत गीता। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें? ये रीडिंग पर का सब्जेक्ट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कैसा रीडिंग करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही बुक्स रीड करते हैं, कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई देवी भागवत पढ़ता है, शास्त्रोक्त पठन जिसे कहा गया, हम हमारे गर्भ संस्कार की भाषा में बात करें तो। लेकिन हम जैसे कैसे समझाते हैं कि समझो कि आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो आपने पहले ये वाई आपका क्लियर किया कि बच्चा क्यों चाहिए, दूसरा आपने क्लियर किया कि मुझे कैसे गुणों आना चाहिए। समझो कि आपके गुणों में भी कोई अव्वल गुण होगा, समझो कि आपको ऐसा बच्चा चाहिए जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़े,
राइट तो आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि गांधी जैसा बच्चा चाहिए जिसमें सत्य और अहिंसा कूट कूट कर भरी हुई है, राइट तो उसे अपना आइडियल बनाकर ऐसी ही किताबें पढ़नी चाहिए। समझो कि आपको आपका बच्चा तेजस्वी और ओजस्वी जितने भी गुण है उसमें तेज और ओज ज्यादा चाहिए तो स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़नी चाहिए, राइट ऐसे ही उसमें से ही मतलब समझो कि इसमें कैसे कैसे आध्यात्मिक क्वालिटी चाहिए, बराबर। तो जैसे कि तेज और ओज के लिए आप कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ सकते हो तो महाभारत पढ़ सकते हो, लेकिन जो उसमें युद्ध का पोर्शन है वो सत्य अहिंसा को लागू नहीं होता है तो वो पोर्शन स्किप कर देना चाहिए। रीडिंग की इफेक्ट कैसे अनबॉर्न चाइल्ड पर पड़ती है इसे अगर हम समझाए तो सिर्फ हम रीडिंग किसी बातों का नहीं कर रहे, इसका मनोचित्रण अपने मन में होता है। समझो कि कोई किसी अभी युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका का, तो सबसे पहले जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स होती है उसे तो मना ही करते हैं कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, ना तो मैगजीन या सोशल मीडिया का कोई न्यूज़ या कोई न्यूज़ चैनल देखनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखनी चाहिए? इसका रीज़न क्या है साइकोलॉजिकली कि सिर्फ हम पढ़ते नहीं या सिर्फ देखते नहीं है, उसका मनोचित्रण हम अपने बैक ऑफ द माइंड में करते हैं और जो मनोचित्रण सतत हमारे बैक ऑफ द माइंड में करते तो उससे हम इमेजेस क्रिएट करते हैं, जिसे फोटोग्राफी टेक्निक कही गई कि सिर्फ पढ़ना या देखना नहीं, हम अपने 5 सेंसेस के द्वारा उसके फोटो क्लिक करते हैं और सबकॉन्शियस ब्रेन में इसके मैसेजेस भेजते हैं और वही वो सच होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि युद्ध का कोई पोर्शन हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में तो सिर्फ युद्ध का शब्द पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हमें वो तोपे, मिसाइल्स, बंदूकें सब कुछ हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रही होती है। और विज्ञान ये कहता है कि 1 मिनट के अंदर बच्चे के 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं। उन्हीं के समय 1 मिनट के लिए आपने वो युद्ध वाली बातें देख ली या सुन ली तो 2.5 लाख न्यूरॉन्स ऐसे नेगेटिव बन जाएंगे जिसमें आप सुधार कभी भी नहीं ला सकती, जिसे तामसिक वृत्ति कहा गया, तामसिक गुण जैसे कहा गया कि हमारी प्रकृति 3 प्रकार की होती है, रजस, तमस और सत्व। कि जो हम देखते हैं वो राजसिक रूप से देखते हैं तो बच्चे में राजसिकता ज्यादा आती है, तामसिक रूप से खाते हैं पीते हैं या देखते हैं तो तामसिकता, विचारों में भी तामसिकता होती है तो तमस ज्यादा आता है। तो आप तमस वाली प्रवृत्तियां कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो वो ज्यादा आएगी। तो आपको बच्चा किस हिसाब से कैसे गुणों वाला चाहिए उनके हिसाब से शास्त्रोक्त पठन करना चाहिए और ऐसी ही किताबें पढ़नी चाहिए। गीता उत्तम ग्रंथ है जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ना चाहिए, महाभारत भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जो उसमें प्रपंच आता है, जब युद्ध की बात आती है तो वो पोर्शन जो माता चाहती कि उनका बच्चा शांत आए, धीर गंभीर आए, तो उसमें वो पोर्शन स्किप कर देना चाहिए। क्योंकि युद्ध की बात आती है तो हमारे मन में वो युद्ध जब लड़ते हैं, जो तोपे, मिसाइल या बंदूकें, जब महाभारत की युद्ध की बात आती है तो वो बाण जो छोड़ते हैं, धनुष जो छोड़ते हैं, वो सारी बातें हम याद करते हैं तो उनसे तामसिकता आती है, हमारे मन में क्रोध जगता है, किसी और के लिए, सामने वाले पक्ष के लिए ईर्ष्या जगती है। तो ये तो गलत प्लानिंग हो गई। मतलब इनका जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, न्यूरोलॉजिकल जो रचना होगी उसमें चेंजेस आने की शक्यताएं हैं। ये चीज़ तो मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी कि हमें कैसा बच्चा चाहिए वो तरीके से, क्योंकि काफ़ी जो प्लानिंग कर रहे, जो प्रेग्नेंट है, उनको भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। लोग ये कहेंगे कि आप ये रीड करो, ये रीड करो, तो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल कि आपको कैसा बच्चा चाहिए उस तरीके से आप ही। ये समय बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते, कोई रीड पढ़ते रखते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम कौन सी किताबें पढ़े। तो भाई मैं उसे कैसे सजेस्ट करूँ कि कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। उसको खुद को पता नहीं है कि कैसा बच्चा चाहिए। समझो कि आपको शांत बच्चा चाहिए, धीर गंभीर बच्चा चाहिए, आदर्श बच्चा चाहिए, राम जैसा बच्चा चाहिए, और आप शिवाजी की किताबें पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ेंगे तो उसमें तो शौर्य और साहस, राइट, उसमें तो जुनून है, शौर्य है, साहस है। तो ये किताबें आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको गांधी की किताबें पढ़नी चाहिए, रामावतार की किताबें पढ़नी चाहिए, राइट। तो ऐसी मतलब शांति लाए अपने जीवन में, जो सुकून लाए, ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। तो किताबों का पठन, ये सिर्फ बुक सिलेक्ट करना है बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हियर। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी जो काफ़ी कपल्स को पता नहीं है, जो काफ़ी प्रेग्नेंट लेडी को पता नहीं है। बहुत यूजफुल नॉलेज आपने बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।